बार भी आएंगे। ये कैसे आया 6 7 9 5, यानी कि लगभग 8 प्रश्न इस बार आएंगे। अति लघु उत्तरी वाले भी आ जाएंगे, लघु उत्तरी 2 नंबर वाले, 3 नंबर वाले 10 11 9, तो लगभग 10 इस साल भी आ जाएंगे। दीर्घ उत्तरी वाले 8 9 10 8 9 10, तो कम से कम 9 से 10 के बीच में ये भी आ सकते हैं। 7 सेटों की बात कर रहा हूं। कितने सेटों की बात कर रहा हूं? 7 सेट की बात कर रहा हूं। दीर्घ उत्तरी में अथवा करके भी आता है ना, तो ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है, और ज्यादातर दीर्घ उत्तरी प्रश्न 5 नंबर वाले इस चैप्टर से आते हैं। पिछले चैप्टर में मैंने बताया था कि तीन क्वेश्चन से ज्यादा एक भी नहीं आएगा, और वही होगा बोर्ड एग्जाम में, वही होगा कि 3 से ज्यादा एक भी नहीं आएगा। 3 से ज्यादा एक भी नहीं आएगा दीर्घ उत्तरी में, जितने बताया उतने ही, ये गारंटी है। और हर साल जितने बताया उतने ही आए हैं, तुम्हें पता है। तुम्हारे नहीं भरोसा तो पिछले साल की वीडियो देखना, पिछले साल का पेपर देखना। और नहीं मेहनत करना चाहते तो अपने उन बच्चों से पूछना, उन पूर्वजों से पूछना जो पढ़ करके गए हैं यहां से, वो बता देंगे तुम्हें। ठीक है, चलो, लेकिन शेयर करो तुरंत। 1000 दोनों तरफ होने चाहिए। 1000 टाए 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 800 हो चुके हैं, सभी लोग शेयर कर देंगे और लाइक की बटन प्रेस कर देंगे। 1000 में शुरुआत करते हैं। उन बच्चों से पूछना, उन पूर्वजों से पूछना जो पढ़ करके शेयर कर देंगे और लाइक की बटन प्रेस कर देंगे। 1000 में शुरुआत करते हैं। इधर 1000 लाइक, 1000 शेयर, दनादन से। लाइसोजाइम छोड़कर गई हो, ऐसा लगता है कि डायन हो तुम। क्या लिख रहा है तू? तो ये डाटा है इस अध्याय से आए हुए प्रश्न। बेटा सबसे ज्यादा एक बात तो तय है, एक बात तो तय है मेरे भाई, कि सबसे ज्यादा प्रश्न पूरे पेपर में इसी चैप्टर से आते हैं। तो थोड़ा सा इसमें अपन टाइम लेंगे, ज्यादा प्रश्नों की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, यानी कि आप इसको कह सकते हैं कि टॉप चैप्टर, क्या वी कैन से इट टॉप चैप्टर। इसको अपन टॉप चैप्टर की श्रेणी में रख सकते हैं। इसको अपन कहां रख सकते हैं? टॉप चैप्टर की श्रेणी में इसको आराम से दनादन से रख सकते हैं। रख सकते हैं ना? रख सकते हैं ना? चलो स्टार्ट कीजिए बेटा, स्टार्ट। मजा नहीं आ रहा है, मारा गोला अभी मजा नहीं आ रहा है। एक बार लाइक और शेयर करेंगे सभी लोग। 1000 हो जाए बस, स्टार्ट करेंगे। 1000 दोनों तरफ दिखना चाहिए, फिर स्टार्ट करते हैं। और फिर रुकेंगे नहीं, थकेंगे नहीं, फटाफट से करेंगे। और इसका वन शॉट रिवीजन जैसे सब में करते थे, और इसके सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को ढिचका 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 उड़ा देंगे। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। कहेंगे यह देख गगन मुझ में लय है, या देख पवन मुझ में लय है। अभी मजा नहीं आ रहा, मेरे अंदर एनर्जी नहीं आ रही। थोड़ा पानी वानी पीता हूं, तब तक लाइक शेयर करो, फिर शुरू करते हैं। एनर्जी नहीं आ रही देख करके, 900 देख करके मजा नहीं आ रहा। अभी 900 हुए हैं। सभी लोग खट 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 एक बार मार दो। एक लड़का सही कह रहा, सेनापति आज पुराने अंदाज में नहीं है। थोड़ा सा एक बार लाइक शेयर करो तो ऑटोमेटिक अंदाज बदल जाएगा मेरा। पता नहीं क्यों मजा नहीं आ रहा, कल्ट नहीं मिल पा रहा है आज, मतलब कनेक्ट नहीं हो पा रहा हूँ। सच में मुझे आज प्रॉब्लम हो रही है। थोड़ा एक बारी नंबर्स पे काम करो थोड़ा, तो शायद आ जाए। तो नंबर्स के चक्कर में बढ़ जाती है मेरी। तेजी से लाइक की बटन प्रेस कर दो। मिलावट है तेरे एक समय इत्र और शराब की, मिलावट है तेरे एक समय इत्र और शराब की, कभी कभी मैं बहक जाता हूँ, कभी कभी महक जाता हूँ। आइए शुरू करते हैं। तुम लोग बहका रहे हो आज, शेयर ओवर नहीं कर रहे हो। शेयर और लाइक की बटन प्रेस करते रहो फटाफट। चलिए युद्ध शुरू किया जाए। द्वंद कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए। तू राणा का वंशज है, फेंक जहां तक भाला जाए। का युद्ध कहां तक टाला जाए और द्वंद कहां तक पाला जाए। तू राणा का वंशज है, फेंक जहां तक भाला जाए। अब रुक जाओ थोड़ा, मुझे फुर्ती लानी पड़ेगी। तुम लोग फुर्ती नहीं दे पा रहे हो यार। सर पढ़ाइए। अबे रोने लगे तुम, शेयर लाइक नहीं कर रहे हो, बस रो देते हो। सर पढ़ाइए। चलो भाई, पहला प्रश्न और बढ़िया खतरनाक प्रश्न है आपके सामने, और इस प्रश्न को देखते ही देखते देख के तुझे लगेगा झटका। कह रहा है रुधिर कणिकाओं, श्वेत रुधिर कणिकाओं के अति उत्पादन के परिणाम स्वरूप क्या होता है। हम कहे व्हाइट ब्लड सेल
अपन की बॉडी में क्या होती है गाइज, अपन की बॉडी में होती है व्हाइट ब्लड सेल्स। अब इनका अति उत्पादन होने लगे, इनमें बार बार तेज से गुणन होने लगे, WBC हमारी तेजी से अति उत्पादन होने लगे। WBC जो क्या करती है, जो रोगाणुओं से रक्षा करती है, रोगाणुओं का भक्षण करती है, रोगाणुओं का भक्षण काम करना है। WBC क्या करती है, व्हाइट ब्लड सेल्स WBC हमारे बॉडी के अंदर क्या करती है भाई, तो हमारी बॉडी के अंदर रोगाणुओं का भक्षण करती है WBC। अब हम कहते हैं कि WBC बहुत तेजी से जब बढ़ जाती है, उस केस को अपन क्या कहते हैं, उस केस को अपन क्या कहते हैं, जब हमारी बॉडी के अंदर WBC बहुत ही ज्यादा मात्रा में बढ़ जाती है, उस केस को बोलते हैं बेटा ल्यूकोमिया है। हाँ ये ल्यूकोमिया। लेकिन ज्यादातर बच्चे सी जवाब दे रहे हैं, सी वालों ऐसा लगा के मारूंगा ना गिर जाओगे, ना 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 ना। हीमोफीलिया मतलब होता है रक्त की कमी, अरे रक्त सॉरी 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 सूरी मेरे मुंह से निकल गई। हीमोफीलिया मतलब होता है कि निरंतर रक्त बहना, मतलब रक्त का थक्का ना बनना। हीमोफीलिया बेटा एक रोग है जिससे रक्त का थक्का नहीं बनता है, मतलब थोड़ा सा भी लग जाता है, थोड़ा सा भी लग जाता है तो रक्त बहता रहता है, ये अनुवांशिक रोग है। लेकिन श्वेत रुधिर कणिकाओं के अति उत्पादन को क्या बोलते हैं, श्वेत रुधिर कणिकाओं के अति उत्पादन को क्या बोलते हैं, ल्यूकोमिया। क्या बोलते हैं, ल्यूकोमिया या ब्लड कैंसर, इसी का नाम है ब्लड कैंसर। इसी का क्या नाम है, ल्यूकोमिया, या इसी को बोलते हैं ब्लड कैंसर, ब्लड कैंसर। क्या एनीमिया माने रक्त की कमी। एक चीज और पूछा जाएगा, एनीमिया, एक चीज और बता दे रहा हूं, यहां भी सही है। एनीमिया क्या होता है, अगर आपसे पूछा जाएगा एनीमिया क्या है गुरुजी या बच्चों एनीमिया क्या है, तो एनीमिया का मतलब होता है रक्त की कमी, रुधिर की कमी, रक्त की कमी। रक्त की कमी को बोलते हैं एनीमिया। क्या बोलते हैं, रक्त की कमी को बोलते हैं एनीमिया। एनीमिया मतलब रक्त की कमी। क्लियर है भाई। अब आ रहा है हमारा सेनापति, थोड़ा सा और शेयर लाइक करते रहो, ऑटोमेटिक एनर्जी आ जाती है। ठीक है, आपके ब्लैक कलर बहुत अच्छा लगता है। अच्छा सपना, सपने सपनों से सुंदर। डन गाइज। एनीमिया का मतलब रक्त की कमी, हीमोफीलिया मतलब रक्त का थक्का ना बनना, यह अनुवांशिक रोग है बेटा। और ल्यूकोमिया का मतलब क्या होता है, ब्लड कैंसर, श्वेत रुधिर कणिकाओं का अति उत्पादन बहुत तेज से। कैंसर का मतलब ही होता है अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन। अगर आपसे कोई पूछेगा व्हाट इज कैंसर, आप बताओगे अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन, अनियंत्रित कोशिका विभाजन। तो श्वेत रुधिर कणिकाओं में अनियंत्रित सेल डिवीजन होता है, उसको बोलते हैं कैंसर, ब्लड कैंसर। ठीक है, अब लग रहा है हमारा सेनापति तैयार, तैयार हो रहा हूं, बस तुम्हारे ऊपर है सेनापति, सेना की ताकत पर। मंगोलियन जड़ता, कह बंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी थी, वो झांसी वाली रानी थी। लेकिन सर यहाँ पे मंगोल है, बुंदेल हरबोल नहीं है, कहा है बुंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। यहां तो मंगोल है। ये मंगोल कौन है, क्या कोई जानता है, डू यू नो गाइस मंगोल का हु है सीन द मंगोल। नाइदर आई नार यू, ना तो तुमने देखा ना तो हमने देखा। प्यारे बच्चों, जो चाइना की दीवार बनाई गई है, कभी पढ़ा है तुम लोगों ने हिस्ट्री में कि जो चाइना की दीवार बनाई गई है वो मंगोल आक्रमणकारियों से बचने के लिए बनाई गई थी। चाइना की दीवार मंगोल आक्रमणकारियों से बचने के लिए बनाई गई थी। तो मंगोल कहां है, चाइना के बगल में होंगे, तभी तो चाइना वालों ने दीवार बना दिया कि ये मंगोलों हमारे ऊपर आक्रमण मत करना। मंगोल भारत में आक्रमण करते थे, हमारे कवि थे उनको घसीटते हुए ले जा रहे थे। उन्होंने बताया कि मंगोल जब मुझे घसीटते हुए ले जा रहे थे तो उन मंगोल लोग 10-10, 15-15 दिन, 1-1 महीना, 2-2 महीना नहाते नहीं। कहा मुझे ऐसा लगता था कि मैं उसके बदबू से मर जाऊंगा। मंगोल बेटा चाइना के बगल में रहते हैं, चाइनीज जैसे उनका चेहरा रहता है, छोटी छोटी आंखें, बड़ा सा सिर, कद छोटा और खुरदुरी त्वचा। नहाए धोएंगे नहीं तो का त्वचा चिकनी रहेगी, का चिकनी त्वचा तो नहीं रहेगी। तो ऐसा ही बच्चा होता है किसमें, डाउन सिंड्रोम में। कहां पे, डाउन सिंड्रोम। मंगोलियन जड़ता का मतलब होता है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम में ऐसा ही बच्चा होता है प्यारे बच्चों, जिसकी त्वचा खुरदुरी होती है, जीभ मोटी होती है, सर बड़ा होता है, हाइट छोटी होती है, मंद बुद्धि वाला बच्चा होता है, वो मंगोल वाला होता है। तो मंगोलियन जड़ता कैसे होती है, तो 21वीं जोड़ी की लिंग गुणसूत्रों में एकादि सूत्रता, लिंग गुणसूत्रों में एक बढ़ जाता है ना। डी इज द राइट आंसर। राइट आंसर क्या दे रहा हूं, डी, बहुत अच्छे। ठीक है, क्या है, डी इज द राइट आंसर। लिंग गुणसूत्र में एकल सूत्रता, एकल सूत्रता तो एक होगी, अलिंग गुणसूत्र में एकल सूत्रता, ये भी गड़बड़ है। लिंग गुणसूत्र में ना ना ना, 21वीं जोड़ी में एकादि सूत्रता। जब हमारे 21वीं जोड़ी के गुणसूत्र में एक गुणसूत्र बढ़ जाता है, गुणसूत्र हमेशा जोड़े पे होता है ऐसे, गुणसूत्र हमेशा क्या होता है, गुणसूत्र हमेशा जोड़े पे होता है ऐसे ऐसे,
ऐसे ऐसे 1 2 3 4 ऐसे ऐसे होता है ना जोड़े पे, एक ऐसे 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 1 2 3 ऐसे जोड़ा होता है। कितना जोड़ी गुणसूत्र होता है, कितना जोड़ी होता है बताओ, कमेंट सेक्शन पे बताओ कितने जोड़ी गुणसूत्र होता है हमारे अंदर, मनुष्य के अंदर कितना जोड़ी गुणसूत्र होता है, सबको पता होगा ना? ना सबको पता। अबे यार टेंशन काहे लेना, पढ़ा रहा हूं पढ़ लो बस, बेड़ा पार, काहे की टेंशन। हाँ तुम्हारे लिए मैं मेहनत कर रहा हूं, तुम्हारे लिए मैं सारे डाटे तैयार करके ला रहा हूं, दिन रात मैं जग रहा हूं, अब तुम्हें काहे की टेंशन। टेंशन तब होनी चाहिए जब तुम्हारे लिए सोचने वाला कोई ना हो, तुम्हारे लिए काम करने वाला कोई ना हो। और मैं जब तक जिंदा हूं, मैं जब तक जिंदा हूं तुझे कुछ होने नहीं दूंगा, यूं ही रोने नहीं दूंगा। तो 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं ना, यानी कि 46, 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं 46। कई बार तो डायरेक्ट यूपी बोर्ड ने इतना पूछ लिया कि गुणसूत्रों की संख्या कितनी है, तो आप कहोगे 23 जोड़ी। कई बार पूछ लिया कि गुणसूत्रों की संख्या कितनी है, तो आप बताओगे 23 जोड़ी। टोटल गुणसूत्र कितने हैं, 23 जोड़ी का मतलब 46। 46 में क्या होता है बेटा, 22 जोड़ी लिंग गुणसूत्र हैं। अरे 22 जोड़ी कायिक गुणसूत्र हैं। 22 जोड़ी क्या है ये भी पूछता है। 22 जोड़ी कायिक गुणसूत्र है। कायिक मतलब ये बॉडी बनाते हैं, शरीर बनाते हैं। 22 जोड़ी मतलब 44 ठो कायिक गुणसूत्र है, काया बनाने वाले। अब एक जोड़ी मतलब दुई। एक जोड़ी क्या है बेटा, लिंग गुणसूत्र है। एक जोड़ी क्या है, लिंग गुणसूत्र। एक जोड़ी मतलब दो, दो क्या है, दो है लिंग गुणसूत्र। एक जोड़ी मतलब दो क्या है, दो लिंग गुणसूत्र है। कैसे, तो ये हो गया एक्स ए वाई, नर में एक्स वाई नर में होते हैं, और मादा के अंदर एक्स एक्स, मादा के अंदर एक्स एक्स। ये एक जोड़ी लिंग गुणसूत्र, 22 जोड़ी कायिक गुणसूत्र, 44 तो कायिक और एक जोड़ी क्या है, एक जोड़ी लिंग है। नर के अंदर एक्स एक्स होता है, अरे नर के अंदर एक्स वाई, मादा के अंदर। हमें चिंता मारे डाल रही है, अरे भाई मेरे रहते काहे की चिंता, हाँ काहे की चिंता, जब मैं खड़ा नहीं हूं बेटा, मैं पढ़ा रहा हूं। सर आपने 46 लिखा, नहीं 23 जोड़ी लिखा मेरे भाई, 46, 23 दूनी 46। 23 जोड़ी, जोड़ी मतलब समझते हो, एक जोड़ी चप्पल मतलब दो ही चप्पल, तो 23 जोड़ी मतलब 46 गुणसूत्र यार। ठीक है प्यारे बच्चों, टेंशन नहीं लेना, मैं तुम्हारे एग्जाम तक रहूंगा तुम्हारे साथ, और यूं ही नहीं भागूंगा बिना एग्जाम दिलाए। और सुनो, एग्जाम के दिन भी नहीं भागूंगा, एग्जाम से आने के बाद भी तुम्हें मैं पहले परीक्षा सेंटर पर खड़ा मिलूंगा। अब सारे परीक्षा सेंटर पे तो नहीं पहुंच जाऊंगा, तो जिन लोगों के परीक्षा सेंटर पे नहीं जाऊंगा उनको मैं इसी प्लेटफॉर्म में यहीं पे खड़ा मिलूंगा, पेपर मिलवाते हुए। हर साल खड़ा हुआ हूं, 4 साल का इतिहास है, हर साल आया है, पेपर मिलवाया है, और जो दिया है वही आया है। गलत हो लगा देंगे, गलत बना देंगे, सर आपकी क्लास करके 80% आ जाएगा। अबे 80% के लिए नहीं मर रहा हूं भाई, 100 में 100 के लिए मर रहे हैं, 100 में 100 के लिए। कहां गलत लिखा मैंने, 23 जोड़ी तो लिखा भाई, ये 23 जोड़ी 46 गुणसूत्र। ठीक है 22 जोड़ी क्या है, कायिक 44, एक जोड़ी लिंग गुणसूत्र, नर के अंदर एक्स वाई विषम युग्मजी है, मादा के अंदर एक्स एक्स। क्लियर है, संकल्प सर जहां खड़े हैं पेपर वहीं से उठ जा लेता है। हाँ हनी जानती है, हनी कई साल से पढ़ रही है, ये हनी खान 3-4 साल से पढ़ रही है। हनी कैसे है, तुम्हें मैं हर साल देखता हूँ, तुम हर साल बोर्ड के एग्जाम देती हो, साल भर वाल भर तो नहीं हो। सच में ही कई साल से दिखती, थोड़ा अपनी हकीकत बताओ। अनम्यूट करने का ऑप्शन नहीं, नहीं तुम्हें मैं अनम्यूट कर देता मैं। चले आगे बढ़ते हैं, ठीक है आगे बढ़ते हैं। ठीक है आगे बढ़ते हैं, क्लियर है, एक बार लाइक की बटन प्रेस करेंगे। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है मेंडल के एकल संकर क्रॉस। देखो एक संकर संकरण को क्या लिखा है, एकल संकर क्रॉस। ध्यान देना, एकल संकर क्रॉस और एक संकर संकरण बात एक ही है, इसीलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस भी जरूरी है। कि हमने पढ़ तो लिया, क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं किया। हमने जो पढ़ा, हमने पढ़ा था एक संकर संकरण, और पेपर में पूछा एकल संकर संकरण। अब हम कंफ्यूज आ गए, हम क्या हो गए, कंफ्यूज हो गए कि यार सर ने तो एक संकर संकरण पढ़ाया, ये एकल संकर संकरण क्लास का है। एकल संकर क्लास में मटर के लंबे और बौने पादपों के फिनोटाइप क्रमशः क्या थे, लंबे और बौने पादप के फिनोटाइप क्या थे। ठीक है, कह रहा मेंडल के एकल संकर संकरण क्लास में लंबे और बौने पादपों के फिनोटाइप लक्षण प्रारूप। तो लंबे और बौने पादप में क्या आए थे, 3 लंबे आए थे, एक बौना। याद आया, याद आया कि करके दिखाऊं। देखो सब लोग गलत दे रहे हैं, सब कह रहे हैं सी। अबे सी वालों फंस गए ना बेटे, अब मैं तुम्हें करके दिखा दूं, फंस गए ना बेटे। देखो मेंडल ने एक संकर संकरण में क्या लिया था, कैपिटल टी, यानी कि लंबा, और एक ये बौना। ध्यान देना, ये है लंबा
एक संकर संकरण कहते किसको है? एक ही लक्षण को ध्यान में रख करके कराए गए संकरण को एक संकर संकरण कहते हैं। क्रॉस करवाओगे तो ऐसे क्रॉस का निशान लगाओगे, ये दोनों पेरेंट्स हो गए तो P लिखो। अब देखो ये कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल T स्मॉल t, एक को उठाओगे दोनों से करवाओगे। अब इसको उठाओ इससे करवाओ, कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल T स्मॉल t। बेटा ये लॉन्ग आंसर में भी आता है, लंबे क्वेश्चंस में भी ये आता है। तो ये कैपिटल T स्मॉल t, ये कौन सी पीढ़ी हुई? ये F1 पीढ़ी, पहली पीढ़ी है। कौन सी पीढ़ी है? F1 पीढ़ी। लेकिन पहली पीढ़ी में मिंडल ने जब लंबे और बौने पादपों का आपस में संकरण करवाया तो पहली पीढ़ी में कोई भी पौधा बौना नहीं पैदा हुआ, सब लंबे हुए। पहली पीढ़ी में क्या हुए बेटा? सबके सब संकर लंबे, लंबे तो हुए लेकिन संकर लंबे। संकर लंबे क्यों? क्योंकि शुद्ध लंबा कैपिटल टी होता है और यहाँ पे कैपिटल और स्मॉल है। तो ये कैसे हुए पहली पीढ़ी में? तो पहली पीढ़ी में सभी के सभी क्या पैदा हुए? संकर लंबे। तो मिंडल ने सोचा यार सबके सब लंबे क्यों पैदा हुए, ये बौना वाला लक्षण कहां गया? हमने कराया लंबे और बौने का आपस में संकरण और सबके सब लंबे हो गए और बजनी सारे के सारे दोगले, और सबके सब दोगले हैं। दोगले मतलब हाइब्रिड है, संकर है, कोई शुद्ध नहीं है। आइए इनका आपस में संकरण करवा के देखते हैं क्या रेशियो निकलता है। तो उन्होंने पहली पीढ़ी का आपस में संकरण करवा दिया। ये देखो इस कैपिटल टी का इस कैपिटल टी से कराओगे तो कैपिटल टी, इस कैपिटल टी का इस स्मॉल टी से करवाओगे कैपिटल टी स्मॉल टी। इधर वाले एक को उठाओ दोनों से कराओ, फिर दूसरे को उठाओ दोनों से करवाओ, फिर इसको उठाओ स्मॉल टी को। तो इस कैपिटल टी का इस स्मॉल टी से करवाएंगे कैपिटल टी स्मॉल टी, इस स्मॉल टी का इससे करवाया स्मॉल टी। तो ध्यान से देखें ये निकल के आई हमारी F2 पीढ़ी। कौन सी पीढ़ी? F2 जनरेशन। तो यहां एक क्या हुआ? एक पैदा हुआ शुद्ध लंबा, कैपिटल टी मतलब शुद्ध लंबा एक पैदा हुआ। दो पैदा हुए संकर लंबे, दो क्या पैदा हुए? दो पैदा हुए संकर लंबे और एक पैदा हुआ शुद्ध बौना। अब देखो पूछ क्या रहा है, मेरी बात को ध्यान से समझना। जीनोटाइप अगर बात करें तो एक शुद्ध लंबा अनुपाते दो संकर लंबा अनुपाते एक, ये बेटा जीनोटाइप है। ये क्या है? जीन के हिसाब से जीनोटाइप, या कह सकते हो जीन प्रारूप। जीनोटाइप या इसको कह सकते हो जीन प्रारूप। ये हुआ 1:2:1। लेकिन फिनोटाइप देखने में, फिनोटाइप का मतलब देखने में, तो देखने में भाई लंबा ये भी है लंबा ये भी है, तीन तो लंबे हुए ना। फिनोटाइप का मतलब लक्षण प्रारूप, देखने में कैसा दिख रहा है। फिनोटाइप मतलब लक्षण प्रारूप, देखने में ये भी लंबा है ये भी लंबे हैं, तो तीन लंबे और एक बौना है, तो फिनोटाइप 3:1। ये है भाई एक संकर संकरण। एक संकर संकरण की परिभाषा अगर नहीं आती तो धरती की सबसे सरल परिभाषा, धरती की सबसे सरल परिभाषा लिख लो, ध्यान से सुनना। एक ही लक्षण को ध्यान में रखकर कराए गए संकरण को एक ही लक्षण को ध्यान में रखकर कराए गए संकरण को एक संकर संकरण कहते हैं। बस इससे सरल धरती में कोई परिभाषा नहीं और एक संकर संकरण से सरल संकरण धरती में कोई नहीं। देखो एकदम सरल है, बस इतनी सी बात है। इसी को अपन पॉइंट वाइज थ्योरी में लिखते हैं और कुछ नहीं करते। एक ही लक्षण को ध्यान में रख करके कराए गए संकरण को एक संकर संकरण कहते हैं। ठीक है, ये एकदम सरल। और यही पूरा डायग्राम बनाना है गाइस एक संकर संकरण में। इससे दो नियम निकल के आते हैं। प्रभाविता का नियम पहली पीढ़ी से निकलता है, प्रभाविता का नियम। जो लक्षण पहली पीढ़ी में प्रकट होता है उसे प्रभावी लक्षण कहते हैं, जो लक्षण पहली पीढ़ी में नहीं प्रकट होता उसको अप्रभावी लक्षण कहते हैं। और इस गुण को क्या बोलते हैं? प्रभाविता। प्रभाविता, कहानी खत्म। लंबा वाला प्रकट हुआ पहली पीढ़ी में तो प्रभावी लक्षण है, इस गुण को प्रभाविता। बौना वाला नहीं प्रकट हुआ पहली पीढ़ी में तो ये अप्रभावी लक्षण हुआ, इस गुण को अप्रभाविता। दूसरी पीढ़ी से निकल के आता है विसंयोजन का नियम, या कह सकते हो पृथक्करण का नियम। पृथक्करण का नियम मतलब दूसरी पीढ़ी में जो युग्मक है 1:2:1 के अनुपात में पृथक होते हैं। ये पूरी कहानी लिखना है। मतलब बहुत सरल है यार, बहुत सरल है ये सब। ठीक है, बहुत सरल है ये सब। क्लियर है भाई? अभी फिर से एक बार करवा दूंगा, परेशान मत हो, ये क्वेश्चन बार बार है। तो यहां पे बेटा आपसे पूछा था, ये देखो फिनोटाइप, तो फिनोटाइप होगा 3:1।
जब आपसे जीनोटाइप कहेगा तब आप इसमें लगाओगे। सब लोग सी लगाने लगे थे, कब लगाओगे? जब आपसे कहेगा जीनोटाइप या कहेगा जीन प्रारूप, सिद्ध हिंदी में इसको बोलते हैं जीन प्रारूप। जब आपसे जीन प्रारूप की बात कहे तब आप इसको लगाओ, पहले ही क्यों लगा रहे हो मेरे भाई? ऐसे कैसे? सर आई हैव ए क्वेश्चन। ओके, बोलो क्या क्वेश्चन है? क्लियर है भाई? लाइक की बटन प्रेस कर दो एक बारी। अभी 500 लोगों ने लाइक नहीं किया भाई। 500 लोग ऐसे बैठे हो जिन्होंने लाइक नहीं किया। बताओ, इतनी मेहनत के बाद तुम लोग लाइक नहीं करते? गद्दारी करबा? हम तोहरे वास्ते भूखा रहे, पानी की एक बूंद न पिए, सबकी नजरों में विलन बन के जिए, तो हमारा साथ गद्दारी करबा? ईका बानर सेना में धोखा बायो वालों। सर आओ, क्या पढ़ा रहे सकते हैं? सर आप और क्या पढ़ा सकते हैं? मैं तो सब पढ़ा सकता हूं, तुम क्या क्या पढ़ना चाहते हो ये बताओ। चले आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है क्रोमोसोमी यानी कि गुणसूत्री। देखो तुम कितना अच्छा क्वेश्चन बनाया एग्जामिनर ने, हिंदी भी लिखा अंग्रेजी भी लिखा। गुणसूत्री विकार का उदाहरण है वर्णांधता। गुणसूत्री विकार है? नहीं भाई, ये जीन संबंधी विकार है, ये गुणसूत्री विकार नहीं है। वर्णांधता, हीमोफीलिया, ये भी गुणसूत्री विकार नहीं है, लिंग संलग्न विकार है। वर्णांधता, हीमोफीलिया, ये लिंग संलग्न है। फिनाइल कीटोन्यूरिया, ये भी नहीं है। क्रोमोसोमी विकार मतलब गुणसूत्री उत्परिवर्तन से जो होता है। क्रोमोसोमी विकार कौन कौन सा है? क्रोमोसोमी विकार कौन कौन सा है प्यारे बच्चों? तो क्रोमोसोमी विकार कौन कौन है तो ध्यान देना, ये टर्नर सिंड्रोम है। इसके अलावा बता दूं आपको, टर्नर सिंड्रोम के अलावा भी बता दूं क्रोमोसोमी विकार, तो टर्नर सिंड्रोम हो गया, और कौन है? डाउन सिंड्रोम। और कौन है? डाउन सिंड्रोम, गुणसूत्रों 21वीं जोड़ी में बढ़ना, 21वीं जोड़ी में एक गुणसूत्र का बढ़ना, डाउन सिंड्रोम। और कौन सा है गुणसूत्री विकार? और कौन सा है? क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम, क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम। और कौन सा है? और कौन सा है? टर्नर, यहां पे लिखा ही है। तो 3 मेन है जो एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं, टर्नर, डाउन, क्लाइन फिल्टर। बाकी बहुत सारे हैं, बाकी तो बहुत सारे हैं। कौन कौन से? और बताओ। क्राइडुचेट सिंड्रोम ना, क्राइडुचेट सिंड्रोम, ऐसे ऐसा भी है तमाम सारे। लेकिन ये 3 है जो एग्जाम में हमेशा आते हैं भाई। तीनों को आज पढ़ेंगे भी, तीनों को आज पढ़ेंगे, तीनों एग्जाम में भर भर के आते हैं। टर्नर, डाउन, क्लाइन फिल्टर। सबसे इंपॉर्टेंट है डाउन सिंड्रोम, सबसे इंपॉर्टेंट है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम पर टिप्पणी लिखिए, डाउन सिंड्रोम का है, ऐसा ऐसा करके खूब आता है। ठीक है डन भाई, ऐसा ऐसा करके आता है, ऐसा ऐसा करके खूब आता है भाई। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है मेंडल के द्विसंकर संकरण में फिनोटाइप, फिर से ध्यान देना, यहां भी क्या पूछा? जीनोटाइप नहीं पूछा, फिनोटाइप। द्विसंकर संकरण आज मैं आपको करवाना सिखाऊंगा, क्योंकि भर भर के 5 नंबर में आता है और वो तुम्हें कठिन लगता है। अभी क्वेश्चन है द्विसंकर संकरण का, करवाऊंगा, वो तुम्हें कठिन लगता है, लेकिन गारंटी लेता हूं, डंके की चोट पे कहता हूं, आज तुम इसको देख लेना। द्विसंकर करना, द्विसंकर संकरण करना भी मैं सिखाऊंगा, आज तुम सीख लेना। अगर तुम्हें कठिन लग जाए तो क्लास में आना छोड़ देना, अगर तुम्हें कठिन लग जाए तो क्लास में आना छोड़ देना। बस तुम कंसंट्रेट होकर के द्विसंकर संकरण जब मैं कराऊं तब उसको सीखना, बस कुछ नहीं रटना, तुम्हें करना आ जाएगा, अपने से सब कुछ कर लोगे। जीनोटाइप फिनोटाइप तुम्हारे दिमाग में अगर घुसा ना दूं तब बताना, घुसा ना दूं तब बताना, यह भी गारंटी है। ठीक है, तो द्विसंकर संकरण में फिनोटाइप अनुपात, तो द्विसंकर संकरण का फिनोटाइप अनुपात क्या है? 9:3:3:3:1। 9 होते हैं क्या? 9 क्या थे? निकाल के दिखाऊंगा, अभी परेशान मत हो। 9 गोल पीला, अभी हम इसको करेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर का द्विसंकर संकरण आता है। अच्छा, परिभाषा भी द्विसंकर संकरण की एकदम सरल, ध्यान से सुनना परिभाषा। 2 लक्षणों को ध्यान में रखकर कराए गए संकरण को, फिर से सुनना, 2 लक्षणों को ध्यान में रखकर कराए गए संकरण को द्विसंकर संकरण कहते हैं। बहुत कठिन कठिन परिभाषा तुमने एक बुक से पढ़ी है, एकदम सरल सी लिखो। 2 लक्षणों को कराए गए, 2 लक्षणों को ध्यान में रखकर कराए गए संकरण को द्विसंकर संकरण कहते हैं। मेंडल ने 2 लक्षण लिए, गोल पीला और उधर इसका विपर्यासी झुर्रीदार हरा, हो गया। इतनी सी बात है, एकदम रट जाएगा सब कुछ, तुम्हारे खून में चला जाएगा। ठीक है, तुम्हारे खून में जाएगा। तो गोल पीला 9 और 9 है इसमें 3 है इसमें गोल हरा, 3 गोल हरा, तो 9:3:3:3। 3 क्या है? झुर्रीदार, झुर्रीदार पीला 3, और 3 क्या है? झुर्रीदार हरा, ऐसे करके है। ठीक है,
तो ए इज द राइट आंसर। अभी इसको करेंगे भी द्विसंकर संकरण, ठीक है, ठीक है, द्विसंकर संकरण अभी करेंगे, एक एक के दिमाग में धस जाएगा, जिसको नहीं आता परेशान मत होना। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है दांत कोष की अरक्तता, दांत कोष की अरक्तता, इसी को क्या बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, दांत कोष की अरक्तता को और क्या बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, इसी रोग का एक नाम और है, इसी रोग का एक नाम और है सीकल सेल एनीमिया। ऐसे हिंदी में लिखकर आ जाता है अंग्रेजी वर्ड, सीकल सेल एनीमिया, सीकल सेल एनीमिया, दांत कोष की अरक्तता, या कह सकते हो सीकल सेल एनीमिया, ग्लूमेटिक अम्ल की किस अमीनो अम्ल के प्रतिस्थापन से होता है, बताओ भाई। सीकल सेल एनीमिया क्या है, तो कभी कभार ये जो हमारी आरबीसी गोल है ना, ये जो हमारी आरबीसी, आरबीसी जानते हो ना, रेड ब्लड कार्पल सेल्स, लाल रुधिर कणिका, ये कैसी होती है हमारी आरबीसी मेरे भाई, कैसी होती है, तो हमारी आरबीसी रेड कलर की और गोल गोल होती है, रेड कलर की गोल गोल होती है। अब यही क्या हो जाती बेटा, एक अम्ल के, ग्लूमेटिक अम्ल के विस्थापन के कारण, ग्लूमेटिक अम्ल की वजह, इसके कारण एक छोटे से अनुवांशिक विकार के कारण प्यारे बच्चों ये क्या हो जाती है, हसियाकार, हसियाकार हो जाती है, मतलब सीकल सेल, हसियाकार। सीकल सेल एनीमिया क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये सीकल सेफ हो जाती है। सीकल को हिंदी में क्या बोलते हैं, हसिया, हसिया देखा होगा या दरांती देखा होगा, तो यही कोशिका क्या हो जाती है, हसियाकार हो जाती है, यही कोशिका हमारी हसियाकार हो जाती है, तब इसको बोलते हैं सीकल सेल एनीमिया, तब इसको बोलते हैं सीकल सेल एनीमिया। जो हमारी आरबीसी गोल मटोल थी, मम्मी की रोटी गोल गोल, पापा के पैसे गोल गोल, सारी दुनिया गोल गोल, सर इसके पहले वाला गलत है, इसके पहले वाला गलत है। अभिषेक मिश्रा क्या गलत है, अभी गलत ना हुआ बहुत मारूं तुझे। द्विसंकर संकरण का फिनोटाइप अनुपात है 9 अनुपाते, अगर मिल जाता तो तुझे इतना मार देते, गधा क्या पढ़ा लिखा, बस जीनोटाइप अलग होता है, 1 2 1 1 2 1 2 2 2 4 1 2 1, फिनोटाइप यही होता है। फिनोटाइप का मतलब समझता है, देखने में 9 गोल पीला और 3 गोल हरा, 3 झुर्रीदार पीला और 1 झुर्रीदार हरा, मारूंगा ना, जहिया पाएंगे वही मारेंगे। मैं डर गया, मैं सोचा वास्तव में गलती हो जाती, भले ही मुझे आता है, लेकिन होता नहीं गलतियां इंसान से हो जाती हैं, तो मैंने सोचा शायद वास्तव में गलत हो गया होगा, बहुत मारूंगा अभिषेक मिश्रा, तुझे ब्लॉक कर दूंगा। गद्दारी कर बे मिसिर, गद्दारी कर बे, जइबा पगल खाना। तो ये आरबीसी जो हमारी होती है, ये हसियाकार, सीकल सेप, हसिया जैसे कटिंग वाली हसिया जैसे हो जाती है, उसको बोलते हैं दांत कोष की अरक्तता या सीकल सेल एनीमिया, सीकल सेफ हो जाती है, तो वायलिन के कारण। सी इज द राइट आंसर, आप लोग सही जवाब दे रहे थे, वायलिन के विस्थापन के कारण। ये काहे के एग्जांपल है मेरे भाई, तो ये एग्जांपल है बिंदु उत्परिवर्तन या जीन उत्परिवर्तन के एग्जांपल है। काहे का, ये गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन नहीं है, ये भी पूछा जाता है ये किस उत्परिवर्तन का उदाहरण है प्यारे बच्चों, तो ये जीन उत्परिवर्तन का उदाहरण है, गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन नहीं है, ये जीन उत्परिवर्तन का उदाहरण है। ये काहे का उदाहरण है, तो ये उदाहरण है जीन उत्परिवर्तन का, ठीक है, जीन उत्परिवर्तन का उदाहरण है, ठीक है। चले, मारा गोली, मारा मारा गोली, मजा आ रहा है गाइज, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा, अभी मजा नहीं आ रहा है। एक बारी शेयर करो और लाइक की बटन प्रेस करते रहो यार, लाइक वाइक नहीं कर रहे हो तुम, 500 लोगों ने अभी भी नहीं लाइक किया, लाइक लुइक करते रहो, लाइक एंड लुइक। अगला कह रहा है जन्मजात उपापचयी त्रुटि है, जन्म से उपापचयी त्रुटि कौन सी है, तो जन्मजात उपापचयी त्रुटि है हीमोफीलिया, वर्णांधता, अरक्तता। तो अरक्तता तो हमने पढ़ा, अभी ये भी नहीं है, ये है कि नहीं है बताओ, जन्म से होने वाली जन्मजात कैसी त्रुटि, उपापचयी, हीमोफीलिया, वर्णांधता या अरक्तता, या कह रहा है फिनाइल कीटोन्यूरिया, या क्या कह रहा है, या कह रहा है फिनाइल कीटोन्यूरिया। सभी लोग बताएंगे, सभी लोग कमेंट सेक्शन पे, कमेंट सेक्शन पे आग लगा दो, आग लगा दो, आग लगा दो, बता दो भाई, जन्मजात कैसी त्रुटि, उपापचयी, उपचयन अपचयन में, सर मारा गोली, बी 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 ना ना, वर्णांधता तो बेटा अनुवांशिक विकार है, कैसा, लिंग संलग्न, हीमोफीलिया भी लिंग संलग्न विकार है, रक्तता हमने कहा बिंदु उत्परिवर्तन से होता है, अरक्तता बेटा जीन उत्परिवर्तन का है, ये तो हमने ये अलग बात है रक्तता। अब हीमोफीलिया वर्णांधता लिंग संलग्न हो गए। फिनाइल कीटोन्यूरिया जन्मजात उपापचयी त्रुटि का एग्जांपल है, फिनाइल कीटोन्यूरिया, ए इज द राइट आंसर। कई बार पूछा गया है, 2023 में भी आया, 24 में आया, और दोनों में जी वाले सेट में आया, 2 बार सेटा सेट आया, इस बार भी आ जाएगा।
कहा कि दरिया तेरा नसीब चमत्कार कर दिया, दरिया तेरा नसीब चमत्कार कर दिया, इस पार के थपेड़ों ने, किस पार के, इस पार के थपेड़ों ने मुझे उस पार कर दिया। सर जौनपुर से आपका शिष्य, ओहो जौनपुर वालों क्या हाल है भाई? आज जौनपुर वाले कहे कि हम गद्दार ना है। क्यों जौनपुर वाले बताओ भाई, गद्दार हो कि नहीं हो? दरिया तेरा नसीब चमत्कार कर दिया, इस पार के थपेड़ों ने मुझे उस पार कर दिया। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं कि खोए खोए रहते थे करते। डाउन सिंड्रोम किसके कारण है? लिंग गुणसूत्र की एकल सूत्रता, लिंग गुणसूत्र से डाउन सिंड्रोम का कोई मतलब नहीं। लिंग गुणसूत्रों से की त्रिसूत्रता, फिर भी मैंने कहा लिंग गुणसूत्र से कोई मतलब नहीं। गुणसूत्रों की 21वीं जोड़ी में त्रिसूत्रता, हाँ 21वीं जोड़ी में कितने हो जाते हैं? 3 हो जाते हैं। हाँ इसीलिए मैं कहता हूं कि कभी कभार गलती हो जाती है चाहते हुए। ये मैंने आपसे एक बात बताया था ना कि आप लोग जो भी कमेंट करते हो मैं वो कमेंट सेक्शन पे देखता जरूर हूं कमेंट, और एक दिन में एक बार देखता हूं कि कुछ नए कमेंट आए ना आए कि नहीं आए। तो मैं एक दिन किसी वीडियो के नीचे कमेंट देख रहा था, तो उसमें एक बच्चे ने यही प्रश्न था, वहां पे एक बच्चे ने कहा था सर आपने गलत लगाया, डी लगाया, डी गलत है। तो मैं उस प्रश्न पे गया कि प्रश्न नंबर इतने का ये गलत है, उस प्रश्न में गया तो वास्तव में गलत था, मैंने उसमें गलती से डी लगाया था। एकल सूत्रता का मतलब एक होता है, नहीं तो यहाँ पे त्रिसूत्रता करवाना है, मतलब 21वीं जोड़ी में 2 ना होकर के क्या हो जाए? 3 हो जाए, 2 ना होकर के 3 हो जाए तो त्रिसूत्रता होता है। तो उसमें मैंने गलती से ऐसे एकल सूत्रता बना दी थी कि मैं एक बढ़ना, मैंने एकल सूत्रता को एक बढ़ना कर दिया था। एकल सूत्रता का मतलब सिंगल होता है, एक बढ़ना नहीं होता, सी। तब उस दिन मैंने कहा अरे दादा गलत हो गया, गलती हो गई। तो हो जाता है, वो कहते हैं ना कि नैन लड़ जई है तो मनवा मां कसक होई बे करी, प्रेम का छुट्टी है पटाखा तो धमक होई बे करी, हो नैन लड़ जई है तो मनवा मां कसक होई बे करी। तो कभी कभी गलती हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। दांत कोष की रक्तता किस प्रकार के उत्परिवर्तन का? तो अभी मैंने कहा कि किस उत्परिवर्तन का उदाहरण है? बिंदु उत्परिवर्तन या कह दें जीन उत्परिवर्तन, बिंदु उत्परिवर्तन या कह दें जीन उत्परिवर्तन, बिंदु उत्परिवर्तन या कह दें जीन उत्परिवर्तन का उदाहरण क्या है? दांत कोशिकीय रक्तता, या इसी को बोलते हैं सीकल सेल एनीमिया। क्या बोलते हैं? सीकल सेल एनीमिया। अभी बताया ना इसका सिस्टम बताया ना कि आरबीसी हंसियाकार हो जाती। इससे 1-1, 2-2 नंबर का प्रश्न आता है कि सीकल सेल एनीमिया क्या है। जब कभी सीकल सेल एनीमिया आए तो जो चित्र मैंने बनाया ये चित्र बना देना, ऐसे बना देना तो एग्जाम देखकर ही जान जाएगा कि तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर है। इस चित्र को देखकर ही डॉक्टर कह रहा हूं, इस चित्र को देखकर ही एग्जामिनर, अब जैसे ये 2 नंबर में आए तब भी ये चित्र बना दो, 1 सेकंड लगेगा, एक बार गोल बनाओ, एक बार लिख दो हंसियाकार, गोल आरबीसी, वही आरबीसी हंसियाकार हो गई। किसमें किसमें हो गई? किस रोग में? सिकल सेल एनीमिया में। तो इस चित्रों को देख करके एग्जामिनर जान जाएगा कि बच्चे ने खूब पढ़ा है, बच्चे ने खूब पढ़ा है। छोटा सा चित्र टप से मार दो, लप से मार दो, एक साथ, क्या दिक्कत है? क्लियर है? चलो डन, क्लियर है भाई? आगे बढ़ते हैं। लप से मार देना है तो ए इज द राइट आंसर। यहां पे अगले में आते हैं। मेंडल ने कितने विपरीतार्थी लक्षणों का, मेंडल ने कितने विपरीतार्थी कह रहा हूं, विपर्यासी, विपरीतार्थी या लिखा रहता है विपर्यासी, क्या लिखा रहता है? या लिखा रहता है विपर्यासी लक्षणों को सम्मिलित किया। तो मेंडल ने 7 लक्षणों पर काम किया था 7 साल। वो तुम लोगों ने एक डायलॉग सुना होगा, कातिया कातिया 7 के 7 को मारूंगा, एक साथ मारूंगा, सुना है ना? सर सीतापुर आओ, कभी आऊंगा, तुम लोगों को रिजल्ट अच्छा आएगा, फिर हर जगह अपन वो लगाएंगे। अभी मैं मेहनत इसीलिए कर रहा हूं बेटा कि तुम लोगों का अच्छा खासा रिजल्ट आएगा, बायो में 70 में 70 और उधर मेडिकल में 30 में 30 आएगा, तुम लोग खुश हो जाओगे। फिर मीटअप लगाऊंगा, एक मीटअप सीतापुर में, एक मीटअप लखनऊ में, जितने 75 जिले हैं प्यारे बच्चों। मैं मेहनत क्यों कर रहा हूं दिन रात? तुम्हें लग रहा है दिन रात काहे मर रहा हूं? दिन रात इसीलिए मेहनत कर रहा हूं एग्जाम के दिन तक, कि फिर जैसे ही रिजल्ट आएगा बेटा तो ये आपके 75 जिले हैं, 75 जिलों में, सब जिला में, हर जिले में एक एक मीटअप लगाऊंगा 3-4 दिन के अंदर, एक दिन में 4-4 जगह मीटअप लगाऊंगा, 4-4 जिलों में, हर जगह मीटअप लगाऊंगा और सबसे मिलेंगे और जश्न मनाएंगे। और फिर लास्ट में क्या करेंगे प्यारे बच्चों? फिर लास्ट में क्या करेंगे? तो लास्ट में प्यारे बच्चों शो करेंगे, शो।
क्या करेंगे, शो करेंगे, यानी कि सम्मान समारोह जो हर बार होता है, शो करेंगे, शो सम्मान समारोह करेंगे, उसमें भी गर्दा काटेंगे, ठीक है। पिछले बार मैंने वाराणसी मीटअप, लखनऊ मीटअप, अयोध्या मीटअप, गाजीपुर मीटअप, सारी वीडियो तुम लोगों ने देखा होगा। आजमगढ़ मीटअप लगाया था, लखनऊ मीटअप लगाया था, अयोध्या मीटअप लगाया था, गाजीपुर मीटअप प्रोग्राम लगाया था, हर जगह मीटअप प्रोग्राम लगाया था, लेकिन रिजल्ट खराब था, तो फिर बोर्ड एग्जाम में धरना देने चले आए थे हम लोग। नहीं तो हर जगह लगाते, पूरे 75 जिलों में, 10-20 जिलों में हमने लगाया था, फिर धरना देना था, इसलिए चले आए थे। लेकिन इस बार रिजल्ट खराब ही नहीं होने देंगे, इस बार बोर्ड को चेता दिया हमने कि भाई रिजल्ट नहीं खराब होना चाहिए, ठीक है। तो परेशान मत हो, मेरे साथ तुम मेहनत करो, रिजल्ट अच्छा आएगा, फिर शो करेंगे, शो बाय वालों। और सर टॉपिक पढ़ाऊंगा इसके बाद। और ध्यान देना, सब लोग सब्सक्राइब कर लो, सब लोग सब्सक्राइब कर लो। क्या सब्सक्राइब कर लो? मेडिकल एग्जाम्स विद्याकुल। जैसे ही आपका एग्जाम होगा ऐसे थोड़े छोड़ देंगे, तुम्हें तैयारी करवाएंगे, फ्री में तैयारी कराएंगे। मेडिकल एग्जाम्स विद्याकुल में नर्सिंग की तैयारी, नीट की तैयारी, एनएम की तैयारी, जीएनएम की तैयारी, डी फार्मा की तैयारी, बी फार्मा की तैयारी, जितने पैरामेडिकल कोर्स है इन सब की तैयारी इस चैनल में। 14.3 हजार सब्सक्राइबर हो चुके हैं, सब लोग सब्सक्राइब कर लेना। 20,000 सब्सक्राइबर होते ही ये सारी तैयारियां चल जाएंगी, जिससे तुम्हें इन कोर्स को करने से तुम्हारे हाथ में जॉब होगी। अगर तुम इनने 2 साल 3 साल के कोर्स होते हैं, 2 साल 3 साल के कोर्स होते हैं, इन कोर्सों को करने के बाद तुम्हारे हाथ में ऐसे जॉब होगी और तुम इंडिया के बेस्ट मेडिकल कॉलेज में पढ़ के जाओगे, जॉब करोगे, पैसा कमाओगे। धरती देखो ने डोलिया, तब तुम मानोगे कि हाँ तुम्हारे सेनापति में ताकत थी, ठीक है। चले आगे बढ़े, क्लियर है। तो मेंडल ने 7 जोड़ी लक्षणों पर 7 साल तक काम किया। कहा कातिया 7 के 7 को मारूंगा, एक 7 मारूंगा। तो मेंडल ने 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों पर 7 सालों तक काम किया। कितने सालों तक काम किया? 7 सालों तक काम किया, ठीक है, 7 सालों तक काम किया। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलो ये फिर से आ गया क्या? हाँ ऐसे ही आया। दांत कोशिकीय रक्तता किस उत्परिवर्तन का उदाहरण है? तो हमने पढ़ लिया बिंदु उत्परिवर्तन, 2024 में भी आया था। मधुप, मधुप जानते हो ना, मधुप मतलब मधुमक्खी की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? आइए मधुमक्खी में लिंग निर्धारण पढ़ा दूं इसी के साथ साथ, क्योंकि पूछा जाता है लिंग निर्धारण बहुत ना। मधुमक्खी में लिंग निर्धारण इसी क्वेश्चन के साथ निपटा देते हैं। 5 नंबर का एक प्रश्न आता है, 5 नंबर का एक प्रश्न आता है प्यारे बच्चों। क्या? मधुमक्खी में लिंग निर्धारण क्या आता है? 5 नंबर का प्रश्न आता है, मधुमक्खी में लिंग निर्धारण। और देखो बोर्ड एग्जाम की एक गलती में काट के लाया हूं, मैंने कहा ना रप्पा रप्पा काट के ला रहा हूं, तो रप्पा रप्पा ये बोर्ड एग्जाम की गलती। प्यारे बच्चों ये सिलेबस से हट चुका था, ये डा नंबर में दिया था पेपर में, ये सिलेबस से हटा हुआ क्वेश्चन था। मधुमक्खी पालन से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट लिखिए। 2025 के ई सेट में दिया, ये आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन था। बेटा मजा नहीं आ रहा, अभी हल्का नहीं महसूस कर रहा हूं, इसको उतारता हूं तब मजा आएगी। अब तुम्हारा सेनापति सिर्फ एक शर्ट में पढ़ाएगा, धरती दे खून डोले, खून गर्म नहीं हो रहा अभी। देखो मधुमक्खी पालन से आप क्या समझते हैं, ये बेटा आउट ऑफ सिलेबस पिछले बार बोर्ड एग्जाम ने दिया। इसके लिए भी हम लोगों ने आकर के धरना दिया था कि भाई आउट ऑफ सिलेबस है, इसका पूरा नंबर दो। फिर बोर्ड ने इसका पूरा नंबर शायद दिया है, उन्होंने नोटिस नहीं जारी की, लेकिन बच्चों के अच्छे नंबर थे। लेकिन इसके जगह बेटा आता क्या है, ये आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन इसके जगह क्या आता है, होगा कहीं पे क्वेश्चन कि मधुमक्खी में लिंग निर्धारण से आप क्या समझते हैं। क्या होगा बेटा? मधुमक्खी में लिंग निर्धारण से आप क्या समझते हैं? मधुप में लिंग निर्धारण यानी कि मधुमक्खी में लिंग निर्धारण। या तो यही क्वेश्चन एक ऐसे आता है, यही क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है कि लिंग निर्धारण के अगुणित और व द्विगुणित सिद्धांत से आप क्या समझते हैं। लिंग निर्धारण के अगुणित व द्विगुणित सिद्धांत को समझाइए। क्या आएगा? या तो क्वेश्चन ऐसे आएगा डायरेक्ट, मधुमक्खी में लिंग निर्धारण, मधुमक्खी में लिंग निर्धारण को समझाइए। 5 नंबर की बात कर रहा हूं, लिंग निर्धारण को समझाइए, ऐसे ये प्रश्न आता है, खूब आया है, ऐसे भी खूब आया है ये। या तो यही प्रश्न ऐसे आएगा कि लिंग निर्धारण की कैसे आया है, ऐसे आया है लिंग निर्धारण की। बेटा एक एक प्रश्न मुझे रटा है, कब कहां कौन आया है, मैं पेपर को हमेशा उठाता बैठाता रहता हूं। या तो यही प्रश्न आया है लिंग निर्धारण की अगुणित द्विगुणित। तुम लोगों ने अगर पेपर कभी पढ़ा होगा तो आया होगा तुम्हारे सामने, अगुणित द्विगुणित,
अगुणित द्विगुणित विधि से आप क्या समझते हैं, विधि से क्या समझते हैं? तो बेटा ये जो अगुणित द्विगुणित विधि है ये बेटा मधुमक्खी में होती। कैसे? मधुमक्खी में होती। अच्छा आप कह दो सर, मेरा कमेंट रोहित, आप कह दो सर हमें ये बता दो पहले कि लिंग निर्धारण क्या होता है, पता है सबको? आइए पहले बता दूं आपको लिंग निर्धारण क्या होता है। लिंग निर्धारण क्या होता है? व्हाट इज द सेक्स डिटर्मिनेशन। तो ऐसे आप हेडिंग डालोगे एग्जाम में, ऐसे हेडिंग डालोगे एग्जाम में, लिंग निर्धारण। हेडिंग मैंने कहा आपको अंग्रेजी हिंदी दोनों में डालनी है, ऐसे सेक्स डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन। तो व्हाट इज द सेक्स डिटर्मिनेशन? तो डिटरमाइन ऑफ सेक्स, एक लिंगी प्राणियों के जीवन के शुरुआत में, एक लिंगी प्राणियों के जीवन के शुरुआत में लिंग का स्थायीकरण, लिंग फिक्स हो जाना है कि नर होगा कि ये मादा होगा, आने वाली संतान नर होगी या मादा होगी। एक लिंगी प्राणी में लिंग के स्थायीकरण को क्या बोलते हैं? लिंग निर्धारण, कि आने वाली संतान नर होगी कि मादा होगी। एकदम सिंपल सी परिभाषा, एक लिंगी प्राणियों में, एक लिंगी जैसे मनुष्य हो गया, बहुत सारे जीव हो गए ना जो एक लिंगी प्राणियों में जीवन के शुरुआत में, प्राणियों में जब जीवन की शुरुआत हो रही, जब भ्रूण बन रहा है, जीवन की शुरुआत में मतलब जब भ्रूण बन रहा है, ये मेरी परिभाषा है 100% काम करेगी। जीवन की शुरुआत में लिंग के स्थायीकरण को, किसको? लिंग के स्थायीकरण, लिंग स्थायी हो जाए, फिक्स हो जाए, नर होना है कि मादा, लिंग के स्थायीकरण को लिंग निर्धारण कहते हैं। लिंग निर्धारण कहते हैं। क्या कहते हैं? लिंग निर्धारण कहते हैं। ठीक है, दो लिंग निर्धारण खूब पूछे जाते हैं, दो लिंग निर्धारण भर भर के एग्जाम में आए हैं, 5-5 नंबर के, एक मनुष्य में एक मधुमक्खी में। काय में? एक मनुष्य में लिंग निर्धारण, दूसरा मधुमक्खी में लिंग निर्धारण। ये लिंग निर्धारण भर भर के आए हैं। तो आइए मैं सबसे पहले आपको ले चलता हूं सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी, मधुमक्खी में लिंग निर्धारण। हेडिंग क्या डालो? हेडिंग डालो मेरे भाई, ये देख लो, देखना हो देख लो। मैं आपको ले चलता हूं मधुमक्खी में लिंग निर्धारण। 5 नंबर का ये प्रश्न है बेटा। कहां पे? कितने नंबर का? 5 नंबर का। ठीक है, ऐसे हेडिंग डालोगे, सेक्स डिटर्मिनेशन। अंग्रेजी में भी हेडिंग डालना है, अबे सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी, हनी बी। ये लिंग निर्धारण की कैसी विधि है बेटा? ये लिंग निर्धारण की अगुणित द्विगुणित विधि। कैसे? ये मादा मधुमक्खी है, मादा मधुमक्खी द्विगुणित होती। अगुणित द्विगुणित विधि क्यों कहते हैं बेटा? क्यों कहते हैं? क्योंकि जो मादा मधुमक्खी है ये द्विगुणित होती है, इसमें गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है? 2n होती है, 32 होती है। मादा मधुमक्खी क्या है? 2n है, द्विगुणित है मधुमक्खी, गुणसूत्रों की संख्या 32। और नर को बोलते हैं ड्रोन। नर ड्रोन जो होता है बेटा ये अगुणित होता है, इसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है, n बस होती है 16। इसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? इसमें गुणसूत्र आधे ही होते हैं, 16। क्या होते हैं? 16। स्वेटर पहन लिया करो स्वेटर। अरे क्या कि पतंगे चरखियां हैं पर उड़ाना भूल जाता हूं, मैं तुमसे इक्स करता हूं पर जताना भूल जाता हूं। समझ रहे हो? शूटर बम मारूं तुम्हें। ठीक है, तो मादा मधुमक्खी में 32 गुणसूत्र हैं। अब नर बेचारा अगुणित है, नर सिंगल। यो समझो कि जिसकी बीवी मोटी उसका भी बड़ा नाम है। तो कह दो क्या नाम है उसका? मधुमक्खी नाम है। मधुमक्खी की बीबी डबल क्रोमोसोम वाली है। अब बेचारा मधुमक्खा सिंगल प्लाई का है और मधुमक्खी डबल प्लाई की है। मधुमक्खा के अंदर मतलब नर ड्रोन के अंदर 16 गुणसूत्र हैं, मधुमक्खी के अंदर सिर्फ कितने? मधुमक्खी के अंदर 32 गुणसूत्र है, 32 गुणसूत्र है। ठीक है, 32 गुणसूत्र है। अब होगा क्या? अब हमने कहा कि जब भी कभी युग्मक बनते हैं, अंडाणु या शुक्राणु बनते हैं, जब भी कभी अंडाणु या शुक्राणु बनते हैं तो क्या होता है? आधे आधे विभाजित होंगे। तो ये विभाजित हो जाएगा क्योंकि 2n है। एक 16 गुणसूत्र का अंडाणु बनेगा, इधर भी 16 गुणसूत्र का अंडाणु बनेगा। ये क्या हुआ? अर्धसूत्री विभाजन। ध्यान से समझना, यही एग्जाम में लिखना है और यही बनाना है एग्जामिनर के सामने। अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन से 16 गुणसूत्र के क्या बने? अंडाणु बने।
लेकिन नर के अंदर अड़सूत्री विभाजन हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि पहले से बेचारा सिंगल प्लाई है, तो इसको 20 से कैसे फाड़ोगे? नहीं फाड़ पाओगे ना, नहीं फाड़ पाओगे ना। ठीक है, प्लीज मेरा नाम ले, अभिषेक पाल। ठीक है, तो ये 16 ही रह जाएगा, 16 गुणसूत्र का शुक्राणु बना इसके अंदर। अब जब कभी निषेचन होगा तो ये निषेचित हो गया, देखो ये वाला तो निषेचित हो गया, एक शुक्राणु है तो एक निषेचित हो जाएगा, तो 32 हो गया, जिसका निषेचन हुआ 16 16 32, तो 32 से क्या बन गई बेटा? मादा मधुमक्खी, मादा मधुमक्खी बन गई। लेकिन ये वाला का निषेचन करने वाला कोई नहीं है, 16 गुणसूत्र का ये क्या बन गया? ये 16 गुणसूत्र का नर ड्रोन बन गया। ये 16 गुणसूत्र का क्या बन गया? बिना निषेचन के सीधा क्या बन गया? अबे यार ये मिट कहे गया, हट बे। ठीक है, ये बिना निषेचन के 16 गुणसूत्र का क्या बन गया? नर ड्रोन। क्या बन गया? नर ड्रोन। ये सिस्टम होता है, इसको बोलते हैं लिंग निर्धारण की अगुणित द्विगुणित विधि। एक का निषेचन हुआ, अंडाणु 16 16 32, 32 गुणसूत्र में मादा मधुमक्खी बनी, और ये वाले निषेचन के लिए शुक्राणु ही नहीं है। जब इसका निषेचन ही नहीं हुआ तो बिना निषेचन के अनिषेक फलन, बिना निषेचन के क्या हो जाएगा? सीधा नर ड्रोन अंडाणु नर बन जाएगा। और प्यारे बच्चों यहीं पे एक कहानी है प्यारे बच्चों, जो लोग बाबू सोना कर रहे हैं वो भी सुनो। बेटा मधुमक्खा के साथ बहुत गलत करती प्रकृति ने, कुछ जीवों के साथ बहुत अन्याय किया, जैसे नर के साथ बहुत अन्याय किया। बेटा हर एक छत्ते में नर कितने होते हैं? हर एक छत्ते में 20 25 30 40 या 50 50 तक नर होते हैं। नर का काम क्या होता है? मादा मधुमक्खी यानी कि जो रानी मक्खी होती है उसको निषेचित करते हैं। बाकी सारी छत्ते में जितनी मधुमक्खी होती है सब इनफर्टाइल होती, कोई बच्चा अंडा नहीं देती, सबके पास डंक विष होता है, छत्ते की सुरक्षा करती है, छत्ता बनाती है, और क्या लाती है? पुष्पों का रस चूस के लाती, कोई अंडा बच्चा नहीं देती, कोई निषेचन नहीं करती। निषेचन करने के लिए कौन होती? रानी मक्खी, बड़ी सी मक्खी होती रानी मक्खी, उसमें डंक विष नहीं होते, वो निषेचन करती है। और उसको निषेचित कौन करता है? उसको निषेचित करने के लिए हर छत्ते में 15 से 20 नर ड्रोन होते हैं। अब इनके साथ प्रकृति ने दिक्कत क्या किया? इनके साथ प्रकृति ने यह दिक्कत किया, ये बेचारे निषेचन के लिए बने हैं, लेकिन जैसे ही निषेचन करते हैं इनका पीछे वाला पार्ट टूट जाता है और ये मर जाते हैं। सोचो, प्रकृति ने इनको निषेचन के लिए बनाया, ये काम काहे का करेंगे? सिर्फ निषेचन के लिए करेंगे, लेकिन जैसे इन्होंने निषेचन किया वैसे ही मर गए। तो मरते मरते ये कहेंगे, क्योंकि इनके साथ अन्याय हो रहा है, तो मरते मरते ये कहता है नर, क्या कहता है? कहता क्या है कि याद रखूंगा मैं बेवफाई यार मेरे, सिर्फ लगी चाहत में तन्हाई यार मेरे, मैं दिल को समझा लूंगा तू ख्याल अपना रखना, जे हाल मस्ती मुकुन बरंदिस, बेहाल हिजरा बेचारा दिल है, सुनाई देती है जिसकी धड़कन, तुम्हारा दिल या हमारा दिल है। बेचारा मर जाता है तब कहता है याद रखूंगा मैं बेवफाई यार मेरे, सिर्फ लगी चाहत में तन्हाई यार मेरे। तो वही हाल होता है जो महाराज पांडु को श्राप था, पांडवों के पिता महाराज पांडु थे, उनको श्राप था कि अगर तुमने काम भावना से माद्री को स्पर्श भी किया, माद्री कौन थी? नकुल सहदेव की मां, कहा अगर तुमने काम भावना से माद्री को स्पर्श किया तुम मर जाओगे। एक दिन माद्री सज धज के आती है, महाराज पांडु से नहीं रहा गया, महाराज पांडु ने काम भावना से स्पर्श कर लिया, जैसे ही महाराज पांडु ने स्पर्श किया मर गए महाराज पांडु। वही हाल इसका होता है। ये कॉन्सेप्ट है बेटा, यही बनाना है, इसी कॉन्सेप्ट को पॉइंट वाइज लिख देना है बस। क्लियर है भाई? एक बार लाइक करेंगे, आगे बढ़ते हैं। दूसरा, आगे मैं आपको ले चलता हूं मनुष्य में लिंग निर्धारण। कहां पे ले चलता हूं? मनुष्य में लिंग निर्धारण, मनुष्य में लिंग निर्धारण। ठीक है, ले चलूं, ले चलूं। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा है 5 नंबर का, वो भी आता है मनुष्य में लिंग निर्धारण। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। हेडिंग डाल लो, मनुष्य में लिंग निर्धारण, ये भी 5 नंबर का आता है, मनुष्य में लिंग निर्धारण। इसमें भी अंग्रेजी से लिखेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन, सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन, अब एन लिख जा, एम लिख का, ह्यूमन बीइंग, सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बीइंग। मनुष्य में लिंग निर्धारण क्या है?
मनुष्य में लिंग निर्धारण यानी कि सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बीइंग। अब मनुष्य में मनुष्य वाली कहानी पहले लिख दो, ठीक है। दिलो जान से चाहा था उसको, उसने मेरी मजबूरी को धोखेबाज नाम दे दिया। अबे तू क्या दिलो जान से चाहेगा, तेरे पास जान भी है तेरे पास कुछ जान है, जान है? अब भाई जान है ही नहीं तेरे पास। जब एक क्वेश्चन देख के तू डर जाता है तो क्या जान है बताओ? ये कौन है बे? कौन है? अनूप सिंह? तूने यार, हाँ भाई तू कर दे, मैं तुझे कह रहा। ठीक है, आगे आगे बढ़ते हैं यार, बहुत ही बिगड़ का है ये। आगे बढ़ते हैं सूर्य, आगे बढ़ते हैं। देखो मनुष्य में जो होता है यार, मुझे इतनी हंसी आ रही है इसका कमेंट पढ़ के। जो मनुष्य होते हैं, मनुष्य जो मनुष्य होता है, मनुष्य में प्यारे बच्चों दो टाइप के क्रोमोसोम होते हैं। एक कायिक गुण क्रोमोसोम, यहां भी शुरू में बताया था ना, अभी शुरू में ही बताया था आपको कि मनुष्य में होते हैं 22 जोड़ी कायिक, 22 जोड़ी यानी कि 44 कायिक गुणसूत्र हैं। लेकिन एक जोड़ी क्या होते हैं? लिंग गुणसूत्र होते हैं। एक जोड़ी लिंग गुणसूत्र होते हैं, नर में होते हैं, नर में होते हैं XY, और मादा में क्या होते हैं? मादा में होते हैं XX। नर में होते हैं XY और मादा में होते हैं XX। ठीक है, नर में होते हैं XY और मादा में होते हैं XX। तो यही पूरी कहानी पहले आपको लिखनी है इसमें, और कहानी लिखने के बाद फिर अपने सिस्टम में आ जाना है इस स्केच को बनाने में। कैसे बनाओगे? ऐसे ऐसे बनाना, लिखना इधर नर, या ऐसे लिखो स्त्री पुरुष लिख दो। क्या लिख दो? ऐसे लिखो पुरुष, और ये क्या है? स्त्री। ठीक है, पुरुष के अंदर लिंग गुणसूत्र बस उठाओ, कोई मतलब ना है किताब का ना देखो। लिंग और निर्धारण पढ़ना है तो लिंग गुणसूत्र उठा लो बस, लिंग उठा लो बस, लिंग गुणसूत्र उठाओ। विनय मौर्य ले लिया तुम्हारा नाम। तो पुरुष के अंदर क्या है? XY है, और स्त्री के अंदर कौन सा है? XX है। अब जब कभी अंडाणु शुक्राणु बनेगा, युग्मक जनन होगा, तो अर्धसूत्री विभाजन होगा। एक बना X वाला शुक्राणु, एक बना Y वाला शुक्राणु। अर्धसूत्री विभाजन होता है हमेशा युग्मकों के बनने में। कई बार पूछा जाता है कि युग्मक जनन में कौन सा विभाजन होता है? अर्धसूत्री विभाजन। अंडाणु का बनेगा, इधर भी X वाला अंडाणु बनेगा, इधर भी X वाला अंडाणु बनेगा, क्योंकि 2 X है तो अंडाणु बना। अब देखो, जब X वाला निषेचन करेगा, पुरुष का X वाला शुक्राणु मादा के X वाले अंडाणु को निषेचित करेगा, तो XX संतान पैदा होगी। XX का मतलब स्त्री, यानी कि लड़की पैदा हुई। क्या पैदा हुई? तब पैदा हुई लड़की। क्या पैदा हुई? लड़की पैदा हुई। ठीक है, हाँ पढ़ लो, चाहे कैसे पेपर आएगा, यही से हर बार आया प्यारे बच्चों। ठीक है, सर किन्नर कैसे बनता है इसी चैप्टर के लास्ट में पढ़ाऊंगा। किन्नर मतलब क्लाइंट फिल्टर सिंड्रोम, लास्ट टॉपिक है, पढ़ा दूंगा, परेशान मत होना। आज के बाद तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, आज के बाद तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, आई बात समझ में? डन, चले, क्लियर है भाई? अब X वाले ने जब X को फर्टिलाइज किया तो लड़की लड़की पैदा करी। अब इस X वाले ने इस X को फर्टिलाइज किया तो XX, यानी कि फिर भी लड़की। मतलब पुरुष का X वाला जब फर्टिलाइजेशन करेगा तो लड़की पैदा होगी, क्योंकि उधर XX है। लेकिन पुरुष का Y वाला जब फर्टिलाइजेशन करता है तो XY, और इधर XY, दोनों में XY यानी कि तब क्या पैदा होता है? तब पैदा होता है लड़का। कहने का मतलब साफ है, अगर पुरुष का X वाला शुक्राणु स्त्री के अंडाणु को निषेचित करेगा तो लड़की पैदा होगी। अगर पुरुष का Y वाला शुक्राणु स्त्री के अंडाणु को निषेचित करेगा तब लड़का पैदा होगा। अब यहां से एक प्रश्न और बनता है, एनसीईआरटी का टॉप प्रश्न। यही चीज तुम्हें पॉइंट वाइज करके थ्योरी में भी लिखना है। यहीं से एक एनसीईआरटी का टॉप प्रश्न बनता है कि लड़का या लड़की होने पर जिम्मेदार कौन है? लड़का या लड़की होने पर जिम्मेदार कौन है, ऐसे आता है। या यही प्रश्न एक अलग टाइप से आता है। कैसे आता है कि लड़की पैदा होने पर दोष स्त्रियों को दिया जाता है हमारे समाज में। फिर से सुनना, हमारे समाज में लड़की पैदा होने पर स्त्रियों को दोष दिया जाता है। क्या यह बात सही है?
तो प्यारे बच्चों ये बात बिल्कुल गलत है। लड़का या लड़की पैदा होने पर कौन जिम्मेदार है? पुरुष के शुक्राणु जिम्मेदार है, ना कि महिला का अंडाणु। ठीक है, पुरुष के शुक्राणु जिम्मेदार है, ना कि महिला का अंडाणु। पिता जिम्मेदार है। और लोग बेमतलब महिलाओं को दोष देते हैं, महिलाओं से कहते हैं तू नारी नहीं पिशाचनी है, पिशाचनी कुल का खूंटा बोर दिए जब से आई है, लड़का नहीं पैदा होता ही लड़की लड़की पैदा होते। लेकिन उस महिला की कोई गलती नहीं, गलती पुरुष के है। पुरुष के अंदर वाई गुणसूत्र विलुप्त हो चुका है, नहीं है, एक्स गुणसूत्र है तो लड़की लड़की पैदा हो रही है। अगर पुरुष के अंदर वाई गुणसूत्र आ जाएगा तो लड़का लड़का पैदा होगा। जिम्मेदार है पुरुष, ना कि स्त्री। ठीक है, आई बात समझ में? चले, क्लियर है भाई? एक बारी लाइक की बटन ठोकेंगे और शेयर करते रहेंगे, मजा नहीं आ रहा अभी। ये हो गया बेटा दो मोस्ट इंपॉर्टेंट लिंग निर्धारण, दो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्स डिटर्मिनेशन। ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्स डिटर्मिनेशन है जो हमेशा आते हैं। ठीक है, अब मैं उसी ऑब्जेक्टिव में आपको ले चलता हूं जिस ऑब्जेक्टिव से मैंने ये प्रश्न आपको उठाया था। अब वो ऑब्जेक्टिव का उत्तर दे दूं। एक ऑब्जेक्टिव में मैंने इतने कॉन्सेप्ट वाले 5 ऑब्जेक्टिव से उठाया, लेकिन 5-5 नंबर के 2 प्रश्न दे दिए। प्रश्न ऑब्जेक्टिव का क्या आया था बेटा? 2024 में आया था। पूछ रहा था कि मधुप के पुरुष मधुप के नर के अंदर गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो नर के अंदर गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 16 होती है। कितनी होती है? 16 होती है। सर प्रैक्टिकल करके दिखाओ। अनूप बेटा तू आजा, तेरे साथ कर देंगे, और तू जहां पढ़ता है वहां दिखाते हैं क्या? ठीक है, आजा तू आ जाना, देख बेटा तू आजा, तेरे साथ करेंगे और लाइव दिखाएंगे सबको। वो कहते हैं ना कि माना कि तुम शेर हो, माना कि तुम शेर हो, पर बेटा ज्यादा उछल मत, शिकारी है हम, ठोक देंगे। मैं गिरा हुआ बंदा जामा नीच बलिए। ठीक है, आगे बढ़ते, फटाफट से आगे बढ़ते प्यारे बच्चों। कह रहा एलील, एलील क्या है? मेरी बात को समझना बेटा, ये भी कई बार आ चुका है। एलील, व्हाट इज दिस एलील या युग्म विकल्पी? हिंदी में बोलते हैं युग्म विकल्पी। एलील का मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ जीन्स, जीन्स का जोड़ा। जीन कभी सिंगल नहीं होता, जीन कभी भी सिंगल नहीं होता। वो कहता ना कि मुझे अकेला मत छोड़ो, अगर मैं अकेला रहूंगा तो मारा जाऊंगा, अगर मैं अकेला रहूंगा तो क्या हो जाऊंगा? अगर मैं अकेला रहूंगा तो मारा जाऊंगा। तो जीन कभी आपको सिंगल नहीं मिलेगा, जीन हमेशा ऐसे मिलेगा, कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी मिलेगा, या आपको मिलेगा कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू। जीन सिंगल रहता ही नहीं। तो जोड़े को क्या बोलते हैं? जैसे दो आदमी जोड़े हैं तो जोड़े को हम बोलते हैं कपल, जोड़े को क्या बोलते हैं? कपल बोलते हैं। तो जीन के जोड़े को क्या बोलते हैं? एलील बोलते हैं। तो जीन के जोड़े को अपन क्या बोलते हैं? जीन के जोड़े को बोलते हैं एलील। क्या बोलते हैं? एलील। पूछा जाता है व्हाट इज दिस एलील, व्हाट इज दिस युग्म विकल्पी। तो जीन के जोड़े को, जीन हमेशा कपल फॉर्म में रहता है, सिंगल नहीं रहता। कहता भाई देखो ऐसे नहीं कटेगी बेदली, क्या यूं ही दिन गुजर जाएंगे? यूं ही दिन गुजरे तो हम ही गुजर जाएंगे, हमको सिंगल नहीं रहना, साफ सी बात। इसीलिए मेंडल ने भी जीन को कहा था फैक्टर या यूनिट फैक्टर। तो एलील। अब कह रहा है कैपिटल टी स्मॉल टी एलील कैसा है? तो कैपिटल टी स्मॉल टी मतलब इसकी ये लंबा है और इसकी बेबी छोटी है। और प्यारे बच्चों ये ट्रिक बताया था आपको, कहा जिसकी बीबी छोटी उसका भी बड़ा नाम है। क्या नाम है? जिसकी बीबी छोटी, अपना तो लंबा है, इसकी बीबी छोटी है, तो विषम युग्म जी लंबा उसका नाम है। विषम युग्म जी, सम मतलब बराबर। अगर ये कैपिटल टी होता तो समयुग्म जी लंबा, स्मॉल टी होता तो समयुग्म जी बौना। समयुग्म जी लंबा का मतलब कैपिटल टी, समयुग्म जी बौना का मतलब स्मॉल टी, विषम युग्म जी लंबा का मतलब है कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, कैपिटल टी स्मॉल टी, विषम युग्म जी बौना नहीं होगा। ठीक है, आई बात समझ में? ठीक है, क्लियर है भाई? क्लियर है? तो जीन हमेशा काय में होता है? जोड़ा में होता है। जीन टपाक डमडम। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है लक्षणों, लक्षणों की वंशागति से संबंधित मेंडल के परिणामों की पुनः खोज करी। मेंडल के नियमों की पुनः खोज किसने करी? तो मेंडल के नियम की पुनः खोज करने के लिए 3 आदमी आए। कितने आदमी आए? कहा कितने आदमी थे कातिया? तो कहा 3 आदमी थे। पहला आदमी था कार्ल कारेज। मेंडल मर गए, मेंडल के कार्यों की खोज 16 साल बाद हुई मेंडल के मरने के। उस समय मेंडल के कार्यों पर किसी ने नहीं ध्यान दिया।
तो कार्ल कारेंस, और कौन आया? ह्यूगो डिब्रीज, ह्यूगो डिब्रीज, और कौन आया? एरिक वान शेरमैक, एरिक वान शेरमैक। ये 3 लोग आए मेंडल के कार्यों की पुनः खोज करने। तो यहां पे तीनों ऑप्शन में पटके हुए, एक पकड़ेगा तो एक करना, एक आए तो एक लगाना, लेकिन यहां पे ऑप्शन में तीनों है, तो हमारे लिए ये है डी ब्रीज है, वान शेरमैक है, कार्ल कारेंस है। तो ये तीनों लोग थे। 2025 में आया तो पक्का 100% देखना प्यारे बच्चों, अगर ये 2025 में आया है तो किसी ना किसी सेट में 2026 में भी रिपीट मारेगा। क्या मारेगा? चाहे अति लघु उत्तरीय प्रश्न में रिपीट मार दे कि मेंडल के कार्यों की पुनः खोज की, चाहे ऐसे मारेगा, बट मारेगा जरूर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे आगे चाहत चली, पीछे पीछे दिल चल दिया। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कौन सा स्टॉप टर्मिनेशन कोडान नहीं है? कौन सा ऐसा कोडान है जो टर्मिनेटर कोडान नहीं है? मुझे लगता है चैप्टर 5 का क्वेश्चन है। यहां करा दे कि ना कराए? करा दे रहा हूं। स्टॉप कोडान देखो, हमने कहा कि एक ट्रिक बताई थी इसकी। क्या ट्रिक बताई थी? कहा कि पहले तुम क्या थे? पहले यू क्या थे? पहले तुम क्या थे? एजी थे। पहले तुम्हें बुलाया था ए जी, ओ जी, खा लो जी, सो लो जी, सुनो जी, कहो ना जी, गाओ जी। पहले तुम जी थे, पहले तुम थे ए जी, फिर तुम क्या बन गए? जीए। फिर तुमको गधा कहा जाने लगा। जब तुम्हें गधा कहा जाने लगा, तुमने कहा ए, मतलब डबल ए गधा ना कहे, तो यहां से स्टॉप हो गया मामला, तुम्हारा तुम्हारा तलाक हो गया। तो ये तीनों स्टॉप कोडान है, यूएए, यूजीए और यूएए स्टॉप कोडान है। हाँ, यूजीए भी स्टॉप कोडान है, और कौन सा? यूएजी भी स्टॉप कोडान है। लेकिन एयूजी क्या है? प्रारंभन कोडान है। ये वाला कोडान क्या है बेटा? ये है प्रारंभन कोडान। तो डी इज द राइट आंसर। क्या है? डी इज द राइट आंसर। लेकिन ये बाय डिफॉल्ट जब मैं काट रहा था तो काटने में ध्यान ना दिया होगा, चैप्टर 5 का काट के चैप्टर 4 में डाल दिया। ये चैप्टर 5 का क्वेश्चन है। अनुवांशिक कूट, आज मेरा बर्थडे है। किसका बर्थडे है? नाम नहीं पढ़ पाया, बर्थडे पढ़। जिसका भी बर्थडे हो बेटा, जन्मदिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और मैं कहूंगा तुम्हें आशीर्वाद है सर कि हमेशा सुखी रहो, निरोगी रहो, और दिन प्रतिदिन तुम्हारी उन्नति हो। क्या नाम है तुम्हारा? जो भी नाम हो, यूपी बोर्ड के टॉपर बनो। आगे बढ़ते हैं। मेंडल के एकल संकर क्लास में, मतलब एक संकर संकरण में, मेटर के लंबे और बौने पादपों का जीनोटाइप। लंबे और बौने हमने कहा 3 लंबे थे, एक बौना था, कहानी खत्म। फिनोटाइप पूछ रहा है, जीनोटाइप नहीं पूछ रहा है, फिनोटाइप पूछ रहा है ना। हो गया, ये वाला करवा चुका, लेकिन 2025 में फिर से रिपीट हुआ था, तो ऐसे आ गया टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम कैसा होता है? यहीं पे टर्नर पढ़ा दूं कि आगे पढ़ाऊं? चलो आगे पढ़ा दूंगा। टर्नर बेटा 3 नंबर का टिप्पणी भी आती है इससे, 3 नंबर का भी टर्नर आता है, 2 नंबर का टर्नर आता है, 1 नंबर का भी। 3 नंबर का भी आ सकता है टर्नर सिंड्रोम, 2 नंबर का भी आ सकता है, और 1 नंबर का भी आ सकता है। दो हर तरह से हम करके इसको देखेंगे, हर तरफ से करके देखेंगे। तो टर्नर का मतलब है प्यारे बच्चों, यहां पे लिंग गुणसूत्र की एक कमी हो जाती है। मतलब 44 कायिक गुणसूत्र हुए प्लस एक्स, एक्स के बाद क्या होता है? 0 हो जाता है, एक्स के बाद 0। ये टर्नर सिंड्रोम में जो बनती है बेटा, एक ही एक्स होता है, इसके 2 एक्स नहीं होते, एक ही एक्स होता है। तो ये होती है बेटा अर्ध विकसित मादा। क्या होती है? ये कैसी होती है? तो ये होती है अर्ध विकसित मादा। टर्नर सिंड्रोम में जो भी पैदा हो रही है, वो क्या पैदा हो रही है? वो पैदा हो रही है अर्ध विकसित मादा। क्या पैदा हो रही है? अर्ध विकसित मादा। आधी विकसित हुई मादा पैदा होती है। तो ए एक्स 0, ये बेटा एक्स वाई वाई, एक्स एक्स, एस एक्स एक्स एक्स, ये सब काहे के एग्जाम्पल है? ये सारी स्थितियां काहे की हैं? ये सारी स्थितियां हैं क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम की। अभी इसको भी देखेंगे। तीनों सिंड्रोम इंपॉर्टेंट है, तो तीनों को नहीं छोड़ेंगे भाई, तीनों को नहीं छोड़ेंगे, अगली क्लास के लिए नहीं छोड़ेंगे, इसी क्लास में भी करेंगे। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए, कह रहा है देखो, 2 बार रिपीटेड प्रश्न है ये, 2022 के ए में, 2024 के एफ में। मेंडल ने मटर के पौधों में कितने जोड़ी विपरीत लक्षणों का अध्ययन किया? तो मेरे भाई कितने जोड़ी विपरीत लक्षणों का अध्ययन किया था? 7 जोड़ी। कितने जोड़ी? 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों का अध्ययन किया। कितने जोड़ी? 7 जोड़ी। कितने जोड़ी? 7 जोड़ी। अच्छा, कई बार इसका नाम भी पूछ लेता, जब ये यही क्वेश्चन बेटा जब 3 नंबर में आएगा या 2 नंबर में आएगा, तब इनका नाम भी पूछेगा। चलो 7 जोड़ी के नाम फटाफट मुझे आप बताओ, मैं लिखूं।
सभी लोग मुझे सातों जोड़ी के नाम बताओ और मैं लिख रहा हूं। कौन कौन से लक्षण थे? तो पहला लक्षण था पादप की लंबाई। सब लोग कमेंट सेक्शन में बताओ मुझे सातों लक्षणों के नाम कौन कौन से लक्षण लिए। पहला लिया पादप की लंबाई, दूसरा क्या लिया? पुष्प की स्थिति। कमेंट सेक्शन पे बताते रहो, अभी मैं पलट के देखूंगा, सबका सही होना चाहिए। पहला हो गया पादप की लंबाई, दूसरा हो गया पुष्प की स्थिति, ऐसे पॉइंट वाइज बना के लिखते चले जाना। फिर हो गया फली का रंग। क्या हो गया? फली मतलब जानते हो ना, उसकी घेटी जिसको बोलते हैं, फली मतलब घेटी। और क्या है? फली की आकृति। फली की आकृति, फली का रंग के बाद फली की आकृति कैसी थी, ठीक है। अब बीज का आकार, पुष्प का रंग। बीज का आकार, बीज का आकार, पुष्प का रंग। बीज का आकार, पुष्प का रंग। कितने लक्षण हुए? 1 2 3 4 5 6। एक और बचा, लास्ट लक्षण क्या है? बीज पत्र का रंग। जैसे पीला बीज पत्र, हरा बीज पत्र लिया था ना, तो बीज पत्र का रंग बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, 2-3 नंबर में खूब पूछा जाता है। तो सातों लक्षणों के नाम भी जरूरी है, ये नोट कर लेना, ये नोट कर लेना। सातों लक्षणों के नाम भी जरूरी है। मेंडल ने जिन 7 लक्षणों पर काम किया था, इन सातों लक्षणों का नाम, ठीक है। सर मेरा बर्थडे है हनी खान, मर बे ना ले जइबा पगल खान झूठ बोल बा। डन। तो बेटा 2-3 नंबर में इनका नाम सहित पूछेगा। ये 1 नंबर का है अतिलघु उत्तरी। 1 नंबर में, तो 1 नंबर में आए तो आप सिर्फ इतना लिख के आगे बढ़ जाना कि 7 जोड़ी, क्योंकि 1 नंबर में इससे ज्यादा अपन को वही नहीं करना, इससे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। जबरदस्ती की मेहनत नहीं करना, मेहनत वहां करना जहां पूरा 5-6 नंबर, 4-5 नंबर मिले। पता लगा हम 1 नंबर वाले में लिखते रह गए, 5 नंबर वाला छूट गया, ठीक है। ठीक है सर, मैं 2026 में बायो का टीचर बनूंगा, आप मेरा साथ दोगे? ठीक है, दूंगा तेरा साथ, लेकिन थोड़ा अच्छे से पढ़ पहले, कि बच्चों को पागल बनाएगा। मार्केट में बहुत ऐसे टीचर है, यूट्यूबर है, पागल बनाते हैं, पढ़ाते कहाँ है। तो अच्छे से पढ़ फिर टीचर बन, मैं तुम्हारा सपोर्ट करूंगा। मैं तो खुद टीचर बनाने उतरा हूं। क्यों टीचर बना रहा हूं भाई? मैं कब तक पढ़ाऊंगा? एक दिन आएगा जब मैं भी बुढ़ा हो जाऊंगा, मेरी एनर्जी भी डाउन होगी। कल और आएंगे बागों में खिलती कलियां चुनने वाले, मुझसे बेहतर पढ़ाने वाले, तुमसे बेहतर पढ़ने वाले। तो मैं चाहता हूं कि मैं अपने संरक्षण में बायो के कम से कम 10 टीचर तैयार करूं, जो पूरे उत्तर प्रदेश के बायोलॉजी के बच्चों को अच्छे से शिक्षित करें विथ कॉन्सेप्ट। ये मेरी भी सोच है, ठीक है। लेकिन हाँ, ढंग से पढ़ के आना, कि कहीं से कोई कॉन्सेप्ट हो फिर एकदम बच्चों के दिमाग में जाना चाहिए। तभी तुम डाल पाओगे बच्चों के दिमाग में, जब तुम्हारे दिमाग में अच्छे से फिट हो, कि तो ही कंफ्यूजन में हो। जैसे देखो ऐसे होता है, जैसे इसमें क्वेश्चन दिया, रुधिर वर्ग ओ वाली स्त्री का विवाह ए बी वाले रुधिर वाले पुरुष से होता है, तो उसके बच्चे कौन से होंगे? अब ये कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा तो कोई से नहीं कर पाएगा। आप देख कैसे करते हैं। और रुधिर वर्ग क्या होता है बेटा, पहले जान लो। कभी कभार ये भी पूछा जाता है कौन सा रुधिर वर्ग सर्वदाता है, कौन सा सर्वग्राही है। ओ सर्वदाता है और ए बी क्या है बेटा, सर्वग्राही है। ए बी क्या है? ए बी है सर्वग्राही, मतलब ओ सभी को चढ़ाया जा सकता है और ए बी वाले में सारे चढ़ाए जा सकते हैं। ओ सर्वदाता है, ए बी सर्वग्राही है। अब कह रहा है ओ रुधिर वर्ग वाली स्त्री है, पुरुष ए बी रुधिर वर्ग वाला है। आइए दिखाता हूं। स्त्री है ओ रुधिर वर्ग वाली, ऐसे बनाना। इसमें स्त्री का रुधिर वर्ग ओ है, पुरुष का क्या है? पुरुष का ए बी है, ध्यान देना। अब इसमें जब जीन अलग अलग, जीन हमेशा 2 की संख्या में होते हैं ना, जब जीन अलग अलग करेगा, इसमें कौन सा जीन निकलेगा? इसमें एक जीन निकलेगा IO और दूसरा भी निकलेगा IO। इसमें क्या निकलेगा? इसमें A और B है, तो एक निकल जाएगा IA और एक निकल जाएगा IB, ठीक है। इसमें O ही था तो दोनों में O रहेगा, I मतलब जीन, और इसमें एक में A चला गया, एक में B चला गया। अब वैसे ही मेंडल जैसे करवा दो। अब A का O से करवाओगे तो IA और IO, फिर इस A का इस B का O से करवाओगे IA IB और IO, वो B था ये O है, फिर इधर करवाओ IA IO, फिर इससे करवा IB और IO। आई बात समझ में? अब देखो O अप्रभावी है, इसलिए O कभी प्रकट नहीं होगा।
ओ अप्रभावी है, इसलिए ओ कभी प्रकट नहीं होगा। इसीलिए कौन सा प्रकट होगा? ए। यहां पे कौन सा रुधिर वर्ग हुआ? ए। ओ अप्रभावी है, ओ प्रकट नहीं होगा पहली पीढ़ी में, बी ही प्रकट होगा। पहली पीढ़ी में वही प्रकट होता है जो प्रभावी होता है, अप्रभावी वाला पहली पीढ़ी में प्रकट नहीं होता। यहां भी कौन प्रकट होगा? ए ही प्रकट होगा। यहां कौन प्रकट होगा? बी होगा, ओ प्रकट नहीं होगा। तो 50% संभावना है बेटा ए की। किसकी संभावना है? 50% संभावना है ए की, और 85%, क्योंकि 2 ए है 2 बी है, और 85% संभावना है बी की। आधे बच्चे ए रुधिर वर्ग वाले हो सकते हैं, आधे बच्चे बी रुधिर वर्ग वाले। ठीक है, मैं आपका स्टूडेंट हूं। हाँ बेटा।